स्वागत है आपका इक्वालिटी न्यूज के इस विशेष कार्यक्रम में मुद्दे की बात में। आज मुद्दे की बात में मुद्दा है उत्तर प्रदेश चुनाव से जुड़ा हुआ। आखिर इस बार कौन होगा यूपी का सरताज। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और 403 सीटों वाली 18वीं विधानसभा के लिए ये चुनावी फरवरी महीने के बीच होने जा रहे हैं। 17वीं विधानसभा का कार्यकाल 15 मई तक समाप्त होने वाला है। बता दें कि इससे पहले 17वीं विधानसभा के लिए 403 सीटों पर चुनाव 11 फरवरी और 8 मार्च 2017 तक 7 चरणों में हुए थे। इसमें लगभग 61% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था। इसमें 63% से ज़्यादा महिलाएं थी, जबकि पुरुषों का प्रतिशत करीब 60% रहा। चुनाव में बीजेपी ने 312 सीटें जीतकर पहली बार यूपी विधानसभा में 3/4 बहुमत हासिल किया। वहीं अखिलेश यादव की अगुवाई में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन ने 54 सीटें हासिल की थी। इसके अलावा प्रदेश में कई बार मुख्यमंत्री रह चुकी मायावती बीएसपी 19 सीटों पर ही सिमट गई। इस बार सीधा मुकाबला समाजवादी पार्टी और भाजपा के बीच है। बीजेपी योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे को आगे कर चुनाव लड़ रही है, जिस पर आज मुद्दे की बात में हमारे साथ उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से हमारे प्रतिनिधि ओम प्रकाश है। कि आखिर उत्तर प्रदेश चुनाव से जुड़े कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिन पर गौर करना भी बहुत जरूरी है। 2017 में भारतीय जनता पार्टी को मिली थी भारी सफलता, जिसके पीछे था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जादू। जी हाँ, उस वक्त मोदी का जादू ऐसा चला था कि उसके बाद में 2017 में योगी आदित्यनाथ की सत्ता यूपी में आई। 2017 में समाजवादी पार्टी को घरेलू विवाद में सत्ता से बेदखल कर दिया था, जिसके पीछे मुलायम और अखिलेश यादव का विवाद जो समाजवादी पार्टी को ले डूबा और कांग्रेस के साथ ने अखिलेश को डुबो दिया, ऐसा कहा जाता है। मतलब कांग्रेस के साथ में उस वक्त अगर बात की जाएगी तो अखिलेश यादव अपने पिता से बगावत कर चुके थे, समाजवादी पार्टी के 2 गुट बन चुके थे और कहीं ना कहीं ये भी कारण रहा उस वक्त अखिलेश की समाजवादी पार्टी की जो सत्ता जो थी वो कहीं ना कहीं नहीं जीत पाई। बहुजन समाज पार्टी को भी 2017 के चुनाव में मुंह की खानी पड़ी थी। मात्र 19 सीटों पर बीएसपी की चुनकर आई थी। मतलब बीएसपी सिर्फ 19 सीटों पर ही सिमट कर रह गई थी, जबकि 1951 से 1985 तक उत्तर प्रदेश में एक तरफा राज करने वाली कांग्रेस आखिरकार 2017 में इतना क्यों पिछड़ गई, इसके लिए कांग्रेस को चिंतन करने की आवश्यकता है। तो ये सारी बातें जो थी, ये पहलू थे जो आपको बताने बहुत जरूरी थे। और अब सीधे रुख करते हैं लखनऊ में हमारे प्रतिनिधि ओम प्रकाश जी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। ओम प्रकाश जी के साथ इस वक्त है आजा समाज पार्टी के कार्यकर्ता अजय आनंद जी, भारतीय किसान यूनियन जिला लखनऊ से धर्मेंद्र वर्मा जी, समाजवादी पार्टी से लखनऊ मंडल के वरिष्ठ कार्यकर्ता विनोद कुमार जी और भारतीय जनता पार्टी के नगाराम मंडल की मीडिया प्रभारी राम नरेश जी भी मौजूद रहेंगे और आम जनता भी मौजूद रहेगी। तो सबसे पहले ओम प्रकाश जी आपके पास आते हैं। क्या चुनावी समीकरण है इस बार, क्योंकि हाल ही में अगर देखा जाएगा तो चुनावी बिगुल बज चुका है और 10 मार्च को नतीजे आने वाले, उसके पहले फरवरी में चुनाव होने, 7 चरणों में चुनाव। लखनऊ जो कि राजधानी है उत्तर प्रदेश की, क्या हालात है वहाँ पे, किन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जा रहा है? ओम प्रकाश जी। सर, जैसा कि उत्तर प्रदेश के चुनावी बिगुल बज चुका है और यहाँ पर जनता उत्सुक है अपना वोट मत देने के लिए और एक अच्छी सरकार चुनने के लिए जो काफ़ी उत्साहित है जनता यहाँ पर, जबकि कोरोना काल के चलते हुए भी लोग काफ़ी इंटरेस्टेड हैं चुनाव के प्रति। और इसी के चलते हुए आज हम जो है मोहलागंज में हैं और हमारे साथ कई सारे किसान भी मौजूद हैं, लोग भी मौजूद हैं और हमारे साथ जो प्रतिनिधि हैं वो भी मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश का जो चुनावी माहौल है दिन ब दिन गर्माता हुआ जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर कोरोना काल के चलते हुए भी लोग जो है चुनाव को लेकर के बहुत ही उत्साहित हैं। ज़्यादातर किसानों का जो पिछला देखने को मिला है कि 1 साल से लगभग धरना प्रदर्शन कर रहे थे और अन्य सारे कई घटनाएं घटित हुई हैं। उत्तर प्रदेश सरकार जो कि काफ़ी नाकामी जो है मिली है उसको, तो इसके चलते हुए काफ़ी और विकास का मुद्दा है जैसे बेरोजगारी है, इन मुद्दों पर भी इस बार चुनाव लड़ने के लिए जनता तैयार है। सर
ओम प्रकाश जी, अगर बात की जाएगी लखनऊ की, तो लखनऊ को उत्तर प्रदेश की राजधानी कहा जाता है और देश के सियासत में अगर बात की जाएगी तो उत्तर प्रदेश से होते हुए देश की राजधानी दिल्ली तक का सफ़र तय किया जाता है, ऐसा कहा जाता है और ऐसा हुआ भी है। कई सारे मुख्यमंत्री जो है वो बने हुए हैं और आज देश का प्रतिनिधित्व भी उन्होंने वहाँ से किया हुआ है, देखा गया है। तो वही अगर मुझे बात बताइए कि अगर इन चुनावों की अगर बात की जाएगी जिसका ऐलान हुआ है, तो 2017 में तो समाजवादी पार्टी की सत्ता थी वहाँ पर, लेकिन अचानक भारतीय जनता पार्टी आती है और अचानक कूच कर जाती है और इतने बड़े अंतर से, बहुमत से जीतती जाती है। पिछले 5 साल 2017 से लेकर 2022 तक का ये जो सफ़र जो अगर देखा जाएगा भारतीय जनता पार्टी का, तो किन मुद्दों पर इस बार भारतीय जनता पार्टी खड़ी हुई है और 2017 में हार के कारण क्या रहे समाजवादी पार्टी के? जैसा कि 2017 में समाजवादी की हार हुई थी, कुछ ऐसे मुद्दे थे जो वह समाजवादी पार्टी नहीं भुना पाई और जिसको चुनाव में उसके हार देखने को पड़ी। और भारतीय जनता पार्टी, जहां भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, तो भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार जो है पूर्ण बहुमत से बनाई थी। उसमें कई सारे मुद्दे और कई सारे जो है वादे किए थे, जिस पर वो खरी उतरी नहीं उतरी, ये तो जनता इस चुनाव में बताएगी। और इसी के चलते हुए उसको ज़्यादातर जैसे कि हिंदुत्व का मामला था और श्री राम जन्मभूमि से मंदिर से संबंधित मामला था, जिसको लेकर के उसको कई सारी जो है उसका लाभ मिला। और जो आने वाले 2017 के बाद चुनाव हुए, उसमें भारी बहुमत से उत्तर प्रदेश में उन्होंने अपनी सरकार बनाई। और अब जो है क्या जनता सरकार के प्रति रोष है, वो तो अब आने वाले चुनाव में ही जनता तय करेगी कि आखिर किसको जनाधार दिया जाए। ओम प्रकाश जी, आपके साथ कुछ लोग जुड़े हुए हैं, उनसे बात करवाइए, आखिर उनका क्या रुख है इन सारी चीज़ों पर, क्योंकि चुनावी बिगुल बज चुका है और उत्तर प्रदेश में जो देश का सबसे बड़ा राज्य आता है, वहाँ पर इतनी बड़ी मात्रा में अगर चुनाव हो रहा है कोरोना के संक्रमण को देखते हुए और चुनाव आयोग ने जिस तरह से दिशा निर्देश दिए, तो क्या रुख है, हम उनके बारे में भी उनकी भी राय लेना चाहेंगे, उनसे भी बात करवाइए। ओम प्रकाश जी। जी, सबसे पहले तो हम लखनऊ के आज़ाद समाज पार्टी के जो जिलाध्यक्ष हैं श्री अजय आनंद जी, हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर इस बार जो चुनाव हो रहा है उस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी, किन मुद्दों पर आखिर चुनाव लड़ा जाएगा, इस विषय में हम जानते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने इस चैनल के माध्यम से मुझे बोलने का मौका दिया है। साथ ही मैं ये बता दूं कि ये जो चुनाव होगा बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार और शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा पे होगा। और इस देश में जो है हमेशा से जो है दलितों का, पिछड़ों का, मुस्लिमों का, शोषित वंचितों का जो है उत्पीड़न किया गया, अपमान किया गया है और उसके खिलाफ जो है चंद्रशेखर भाई जो है हमेशा खड़े रहे हैं। और अभी चाहे आप देख लीजिए, हाथरस का कांड हो, चाहे गोरखपुर का कांड हो, हमेशा वो जो है कंधे से कंधा जो है मिला के जो है अपने साथियों के साथ वहाँ पे हमेशा खड़े रहते हैं और उनको न्याय दिलाने का भी काम करते हैं। इस सरकार की जो शिक्षा नीति है वो भी बिल्कुल बेकार शिक्षा नीति है। ऐसी शिक्षा नीति है कि जो आज के समय में हमारे जो बच्चे हैं वो पढ़ नहीं पा रहे हैं। उनकी फीस जो है, जो पहले जो बच्चे पढ़ते थे उनकी फ़ीस कम से कम जो है हमारे जो दलित, पिछड़े, वंचितों के जो बच्चे पढ़ते थे उनकी फ़ीस जो मिलती थी सरकार के द्वारा, लेकिन इसने सरकार ने वो भी ख़त्म कर दी है। अब जो हमारे बच्चे जो है उच्च शिक्षा हासिल करना चाहेंगे तो उच्च शिक्षा वो हासिल नहीं कर सकते। ऐसी बहुत सारी कमियां हैं सरकार के अंदर। और रही बात जो है इनकी स्वास्थ्य की बात, पिछले कोरोना काल में कई जो है लोगों ने अपनी जान गंवा दी। किसी के परिवार ने अपने बाप को खो दिया, किसी ने अपनी माँ खो दिया, किसी ने अपनी बहन खो दिया, किसी ने अपने बेटे खो दिया, किसी ने बेटी खो दिया। आखिर सरकार क्या कर रही थी? एक चीज़ और हम जानना चाहेंगे कि आज़ाद समाज पार्टी आखिर बीएसपी के साथ क्यों नहीं जाना चाहती? हमारी सरकार तो जो है चंद्रशेखर आज़ाद जी जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उन्होंने तो कई बार उनसे जो है बात करने का प्रयास किया और उन्होंने कई बार ऑफर किया कि हाँ भाई, हम चाहते हैं कि हम बहुजन समाज पार्टी से जो है गठबंधन करके चुनाव लड़ें इस देश में, ताकि बहुजन समाज को इस देश का शासक बना सके। लेकिन उस तरह से ऐसा कोई निर्णय नहीं आया। और बाकी ये निर्णय जो है हमारे चंद्रशेखर आज़ाद जी करेंगे कि हमको किसके साथ गठबंधन करना है, किसके साथ नहीं करना है। मतों का विभाजन नहीं होगा, ऐसा भी पूछा। और रही बात, देखिए, इस सरकार के बाद शिक्षा और स्वास्थ्य सुरक्षा जो मैंने बात कही है, सुरक्षा की बात करिए तो सुरक्षा में तो प्रधानमंत्री भी सुरक्षित नहीं, प्रधानमंत्री भी इस समय सुरक्षित नहीं। उन्होंने भी पंजाब से जो वापस आ गए, तो ये देश की जनता कैसे सुरक्षित रहेगी? और
विधायक को थप्पड़ पड़ जाता है मंच पे बैठे बैठे। और जनता हमारे आज के समय में बहन बेटियों की जो है लगातार जो है उनके साथ उत्पीड़न होता है, बलात्कार होता है, रेप होता है, थाने में उनकी रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है। अगर कोई लिखाने जाता है तो उनको उल्टा जो है वहाँ मारा जाता है, पीटा जाता है, उसके बाद उनको थाने बंद, उनके खिलाफ ही रिपोर्ट लिखी जाती है, उनको बंद किया जाता है। ये सरकार की नीति है। आप ये भी हमको बता दीजिए कि जो है इसमें क्या मतों का भी विभाजन होगा? मतों का मतलब आजाद समाज पार्टी यदि चुनाव लड़ती है, बीएसपी और आजाद समाज पार्टी अगर लड़ेगी तो मतों का तो विभाजन होगा, देखिए, उसका फायदा तो अन्य किसी पार्टी को मिलेगा। क्योंकि बीएसपी और आजाद समाज पार्टी अगर अलग अलग चुनाव लड़ती है तो इसमें मतों का तो विभाजन, जो दलित वोट है, जो भी वोट है, तो ये बंटवारा तो तय है। देखिए, बात ये है कि जो बहुजन समाज का वोट है, ठीक है, इस देश में 85% का जो बहुजन समाज है, दलित, पिछड़ा, माइनॉरिटी का जो बहुजन समाज है 85%, ठीक है, वो तय करेगा कि हमें किसकी सरकार लानी है। क्योंकि जो सरकार बनाई है वो तो बहुजन समाज के खिलाफ है, वो खिलाफ ही काम कर रही है, क्योंकि उनके हक अधिकार उनके जो है उनको छीनने का काम कर रही है। इस देश में जो है मनवादी व्यवस्था को लागू करने का काम कर रही है, और ये चंद्रशेखर आज़ाद जी होने नहीं देंगे। ये उनके जो है इनकी नीतियों पर पानी फेरने का पूरा काम किया जाएगा। और इस देश में आने वाले समय में इस देश में बहुजन समाज की जो है बहुजन शासक लाने का पूरा काम किया जाएगा। और इस कार्य को जो है आज़ाद समाज पार्टी, भीम आर्मी के कार्यकर्ता सब मिलकर काम पूरा करेंगे। हमारे साथ और भी मीडिया मंडल प्रभारी जो भारतीय जनता पार्टी के, उनसे भी बात करेंगे। जो भारतीय जनता पार्टी चुनाव में इस समय क्या तैयारी चल रही है, उसकी क्या रणनीति रहेगी? भारतीय जनता पार्टी की जो भी रणनीति हो उसमें जो है उसका विकास का मुद्दा होगा, और जो है जो भी गरीबों के लिए उन्होंने जो है कल्याण के काम किए हैं वो मुद्दा अपना रखेंगे, राम मंदिर का मुद्दा रखेंगे, और विकास में जो गरीबों को जो है अनाज देने का काम किया है, या कोरोना काल में जो है बढ़ चढ़ के लोगों की सहायता करने का काम किया है, यही मुद्दे अपने रखेंगे। विकास के मुद्दे पर तो उन्होंने काफ़ी काम किया है, ऐसे सवालों जवाब वो दे रहे हैं सवालों के हमारे। लेकिन उनको ये भी पूछे कि बेरोजगारी का सबसे बड़ा मसला रहा है यूपी में, उसको क्यों अब तक सॉल्व नहीं किया गया? सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो बेरोजगारी का मुद्दा यूपी में रहा है, उत्तर प्रदेश में जो युवा बेरोजगार हैं, उस पर आप क्या करना चाहेंगे? भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड अब तक का क्या रहा है? क्योंकि बेरोजगार युवा जो है हमेशा से नाराज़ी चल रहा है, शायद देखने को मिला कि इतने सारे आंदोलन हुए हैं और बेरोजगारी को लेकर के, तो उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी? बेरोजगारी के मामले में जो है बेरोजगारी को दूर करने के लिए जो है मुद्रा लोन की व्यवस्था सरकार ने की थी। उसके अलावा जो है अन्य लोन की भी व्यवस्था करके लोगों को स्वरोजगार बनाने का काम किया था, और जो है दीनदयाल उपाध्याय के अंतर्गत जो है लोगों को जो है प्रशिक्षित करके जो है उनको रोज़गार दिलाने का काम किया, और 4.5 लाख युवाओं को जो है रोज़गार मुहैया कराने का सरकार ने काम किया, जिसके आंकड़े सरकार के पास उपलब्ध हैं। समाजवादी पार्टी अलग दावा कर रही है कि उनकी सत्ता बन रही है, कुछ जैसा कि समाजवादी भी पार्टी अपना दावा कर रही है कि उनकी सरकार जो है पूर्ण बहुमत से इस बार जो है बनेगी, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? समाजवादी पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी, वो अपना उनका वादा है, उनका दावा है, लेकिन जो है वो अपने विकास के कार्यों को पिछली बार भी जो है समाज में जो है दर्शाते हुए इलेक्शन में आए थे, चुनाव लड़े थे। उनके विकास के कार्यों को लोगों ने देखा और समझा। उनका कहना था कि मेरा काम बोलता है, अगर काम बोलता होता तो पिछली बार इतनी बुरी हालत से चुनाव नहीं हारते। हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन भानु के जिला अध्यक्ष जो है लखनऊ के श्री धर्मेंद्र वर्मा जी में है, उनसे भी बात करते हैं। आखिर क्योंकि जो हमेशा से किसानों का ही मुद्दा छाया हुआ है, बहुत सारे किसान शहीद भी हुए हैं धरने प्रदर्शन में, तो उनसे बात करते हैं आखिर सरकार के प्रति उनका क्या रवैया है, और आने वाले चुनाव में जो आखिर उनके मुद्दे क्या रहेंगे, किन मुद्दों पर वो किसान वोट करेगा, तो इस पर बात करते हैं। सर्वप्रथम मैं आपको, आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप किसानों के बीच में आए और उनका मत रखने का अवसर दिया। जहाँ बात चुनाव की आती है तो चुनाव में तो हर पार्टियाँ, चाहे जो भी पार्टी हो, हर चुनाव में गांव के बीच में जाते हैं, विकास के बहुत बड़े बड़े दावे ठोकते हैं, लेकिन जब सरकार बन जाती है, बनने के बाद खोखली हो जाती है।
जैसे वर्तमान सरकार की स्थिति पर बात करें तो आप देखिए, लगभग 1 साल से ऊपर धरना चला, किसान बिल वापस हुए, प्रधानमंत्री जी ने माफ़ी मांगी, लेकिन किसान को क्या मिला? केवल 700 शहादतें। तो क्या 700 शहादतें देने के लिए बिल आया था? और यदि बिल सही था तो वापस क्यों लिया, और गलत था तो लाए क्यों? हमारी किसानों की मांग है कि जो किसान बिल की बात है उस पर एमएसपी तो बनेगी और बननी भी चाहिए, लेकिन आप देखिए भारतवर्ष में पिछड़ा आयोग, हरिजन आयोग, ये आयोग, वो आयोग, पता नहीं कितने आयोग गठन कर दिए गए। तो क्यों ना एक किसान आयोग का गठन कर दिया जाए। भाई जब भी किसान आंदोलित होते हैं, आंदोलन करते हैं, तो कभी कोई खालिस्तानी बताता है, कभी कोई देशद्रोही बताता है, कभी कोई पाकिस्तानी बताता है। यदि किसान आयोग का गठन कर दें तो मुझे लगता है भविष्य में आने वाले समय में इस तरह की जो पद नाम दिए जाते हैं किसानों को, उससे इनको नवाजना ना पड़े और हम लोगों को आसानी से अपनी बात आयोग में रखकर सरकार तक पहुंचने में आसानी मिलेगी। अब रही मत की बात, तो किसान तो सीधे कहता है के साथ रहेगा क्या नहीं, जो किसान की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। इस बार उत्तर प्रदेश जो चुनाव होने वाले हैं, क्या इस बार चुनाव में जो है बीजेपी के साथ किसान रहेगा? देखिए, जहाँ पर आती है बीजेपी की बात, तो मैं आपको बता दूं, किसान नाराज तो है, कायदे से नाराज है। किसान के लिए बीजेपी ने अभी तक किया क्या है? मुझे तो नहीं लगता किसान के लिए बीजेपी ने कुछ किया। एक सम्मान निधि देकर मखौल उड़ाने का काम किया है। जब किसान का धान नहीं बिक पा रहा है, लागत से कम में मार्केट में बेचा जा रहा है, तो मेरा सिर्फ कहना यह है कि एक बार किसानों को ध्यान दीजिए, उनकी एमएसपी निर्धारित करिए या किसान आयोग का गठन कर दीजिए, तभी किसान पूरी तरह से आपसे सहमत हो पाएगा। बाकी जाहिर सी बात है, चुनाव है, मत सबके अपने अपने हैं, सारे लोग अपने हिसाब से मत करेंगे और जहां किसानों की बात है वो आने वाले समय में खुद पता चल जाएगा किसान किसके साथ था और किसके साथ है। जैसा कि इस वर्ष में किसान काफ़ी परेशान थे आंदोलन को लेकर के और शहादत भी हुई है किसानों की, तो क्या ये उत्तर प्रदेश सरकार के साथ, मतलब ये बीजेपी की सरकार के साथ इस बार किसान जाएगा या फिर अन्य कोई विकल्प चुनेगा दूसरी पार्टी? अब रही साथ जाने की बात, एक चीज़ आप बताओ, बीजेपी ने यदि किसान को कुछ दिया है तो 700 शहादत दी है, तो आप क्या समझते हो किसान बीजेपी के साथ जाएगा? आप बताइए। आप तमाम जगह किसानों से मिलते होंगे, तमाम और लोगों से भी मिलते होंगे, जब किसी को कुछ मिलेगा तभी तो वो साथ देगा। जनता पार्टी से ऐसा उनका प्रतीत। अभी आपने देखा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने और प्रदेश अध्यक्ष जी ने इमलिया कार्यालय पर बैठकर भूख हड़ताल की और बघेल जी ने जो है उनका अनशन भी तोड़वाया। हुआ क्या? आश्वासन मिला बिजली बिल हाफ, लेकिन हुआ तो नहीं। 70 सालों से जो वादे पिछली सरकारें करती आ रही थी वही वादे आपने भी तो किया है। कुछ मजबूत करके दिखाइए, किसान आपके साथ रहेगा। ऐसा करना चाहिए, केंद्र में भी आप हो और राज्य में भी आप हो। अन्य कोई लोग होंगे जिनसे बात करवाइए, आखिर आम जनता क्या चाहती है वहाँ पे? हमारे साथ बहुत सारे लोग भी इकट्ठा हुए हैं जो उनसे भी बात करते हैं। सर आपका परिचय? जी सर, मेरा परिचय शारदा प्रसाद पटेल, में भारतीय किसान यूनियन दादा भानु प्रताप सिंह का जिला प्रभारी किसानों के काम करने के लिए नियुक्त किया गया हूं और आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो आज किसानों की बात रखने के लिए एक अवसर प्रदान किया। और मैं यही कहना चाहता हूं सरकार से और सभी विपक्षी पार्टियों से कि देखिए 70 सालों से तो हमको लोगों को आश्वासन ही आश्वासन मिला। हमको भीख नहीं, हमको अधिकार चाहिए। हमारे किसानों का आयोग का गठन होना चाहिए। जब तक आयोग का गठन नहीं किया जा रहा, जब तक हमको किसी श्रेणी में नियुक्त नहीं किया जा रहा, तब तक जो कर्ज हमारे किसानों पर लदा है, लद गया है, वो जो कर्ज का जिम्मेदार सीधा सरकार है। सरकार उस कर्ज को वहन करे। जैसे बिजली है, अन्य तमाम मदों में जो कर्ज लदा हुआ है, ये कर्ज ये हमारा हटना चाहिए बिल्कुल। क्यों? जिस दिन से
हमारा आयोग का गठन हो जाए, आयोग द्वारा हमको भी एक अधिकार मिल जाए, हमारे पारिश्रमिक कृषि उत्पादों को का मूल्य हमको मिल जाए, तो हम लोग ऋणी रहने वाले नहीं, हम लोग देश को चलाने वाले हैं, देश का बोझ वो उठाने वाले लोग हैं। जब तक हमारे पेट को और हमारे हाथों को कमज़ोर किया जाए, तो जो मेरे सर पर कर्ज का बोझ लगा है, ये वर्तमान सरकार इसकी जिम्मेदार है। हमें आधा नहीं, हमें पूरा सारा कर्ज माफ़ होना चाहिए, अन्यथा कर्ज ना माफ़ करो तो मेरा आयोग गठन कर दो, आयोग गठन कर दो। हम किसी कर्ज के लिए भीख मांगने के लिए तैयार नहीं। आपने तो 17 में कहा था किसानों की आय सन 2022 में दूनी हो जाएगी, और दूनी क्या वो हाफ हो गई, 40% किसानों ने ही सभी जातिवाद, हिंदू मुस्लिम सभी मुद्दों से हट करके किसानों ने बढ़ चढ़ करके भाजपा को भाई साहब वोट दे करके 40% और 40% मतदान किया था वोट में, और 312 का आंकड़ा पहुंचाने का काम किया था। अगर ये सोचे वर्तमान सरकार कि ये किसान बुद्धू है, बेवकूफ़ है, इस बार किसान एकदम निराश है। इस बार किसान किन मुद्दों पर वोट करेगा? अरे हम तो भाई देश में हमारे बगल में दलित हैं, मजदूर हैं, युवा हैं, और किसान जो देश का सबसे बड़ा हिस्सा, सबसे बड़ा तबका किसान। जब किसान ही कंगाल रहेगा, किसान ही बेहाल रहेगा, तो देश की क्या हालत होगी। राम मंदिर बनवाइए, धारा 370 ठीक करिए, थैंक यू आपको, लेकिन जो मूल देश की रीढ़ की हड्डी है वो किसान। अगर रीढ़ की हड्डी कमज़ोर रहेगी तो क्या हम सर पे कोई बोझ रख पाएंगे? नहीं रख पाएंगे। मोदी जी को, योगी जी को और अखिलेश जी को, जो भी राजनीति में आज डमरू और ढक्कन बजाने आ रहे हैं, सबसे बता रहे हैं किसान इस बार कड़ा जवाब देगा भाई साहब, आज देखना पड़ेगा इनको। तो आइए हम आम जनता की भी राय ले लेते हैं कि इस पे जो है इस बार किन मुद्दों पर आखिर उत्तर प्रदेश चुनाव जो है जनता तय करेगी, आखिर किसके सर पे जो है ताज होगा। आइए हम बात करते हैं कि आखिर किन किन मुद्दों पर वो वोट करना चाहेंगी। किन मुद्दों पर आप वोट करना चाहेंगे इस बार? पहली चीज़, किसान आयोग का गठन होना चाहिए। 70 साल से जो भी किसानें आज तक आई हैं, किसानों को अन्नदाता भगवान ही कहा गया, किसानों को छला गया, और किसी ने किसान आयोग का गठन नहीं किया। और रहा सवाल जो मौजूदा सरकार है, बेरोजगारी इतनी बढ़ चुकी है, शिक्षा की जो रीढ़ पीट दी है, उससे भी ये दिखता है बच्चे पढ़ने वाले सब मायूस होते जा रहे हैं, और किसान कभी बोलता नहीं है हमें किसको वोट करना है, किसको नहीं वोट करना है। समय जब आता है वोटिंग के टाइम पर, किसान केवल अंगूठा लगा करके किसान को बदलता है, किसान सरकार को बदलता है, बताता नहीं हम किसको वोट करेंगे, किसको नहीं करेंगे। लेकिन किसान आयोग का गठन जो सरकार चल रही है केंद्र में, उसको कर देना चाहिए। किसान आयोग का गठन होने पर आयोग किसान का ही कोई बेटा लाल होना चाहिए, ताकि कोई उसमें भ्रष्टाचारी न हो। इसी मुद्दे पर किसान लोग सरकार बनाएंगे। दूसरी बात, जो पशु आवारा घूम रहे हैं, अगर ये सारे किसानों के जानवरों का 20 रुपये किलो गोबर खरीद लिया जाए, सरकार खरीद ले, कंपोस्ट खाद बना दे, तो ये जितना पशु आवारा घूम रहा है वो एक भी नहीं दिखेगा। सारा किसान जो खोल लेते हैं ये सब बंधे रहेंगे और जी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये थे हमारे संवाददाता ओम प्रकाश जी जो लखनऊ से जुड़े हुए थे। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। आखिर आज मुद्दे की बात में हो रही थी बहस की आखिर यूपी का सरताज कौन है। यूपी के में चुनावी बिगुल बज चुका है और इसी पर हमारी साथ जुड़े हुए थे हमारे प्रतिनिधि, जिनके साथ कई पार्टियों के नेता थे, आम जनता थी, उनसे बातचीत हुई। आखिर उत्तर प्रदेश का आखिर सरताज कौन होगा, मतलब उत्तर प्रदेश में आखिर किसकी सत्ता बनने के लिए जा रही। एक हर किसी ने अपने अपने दावे किए हैं और हर किसी के अपने अपने दावे हैं। किसी ने आरोप किए, किसी ने प्रत्यारोप किए। बावजूद इसके आने वाले 10 मार्च को देखना पड़ेगा, क्योंकि यूपी के जो 7
चरणों में जो चुनाव होने वाले हैं वो किसको जनता वोट देती है और आखिर 10 मार्च को नतीजा क्या आता है ये देखने लायक होगा। तो मुद्दे की बात में आज इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।